सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई करते हैं स्टार्ट, नेक्स्ट लेक्चर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, बनाते क्या है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए मैं पिछले लेक्चर में आपको नेफ्लेजेटिक सीरीज के बारे में करवा चुका हूँ। अब नेफ्लेजेटिक सीरीज का मैंने ऑर्डर भी लिखवा दिया है। ये नेफ्लेजेटिक सीरीज का ऑर्डर भाई देख लीजिए। नेफ्लेजेटिक सीरीज क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है नेफ्लेजेटिक सीरीज का। इसमें जो इसकी जो बीटा वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अगर ये मेटल कॉम्प्लेक्स में ये वाला लिगेंड है तो बीटा वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, याद रखिएगा। और ये वाला लिगेंड अगर अटैच है तो बीटा वैल्यू सबसे कम होगी। तो मैंने एक चीज और बताया, आपका बीटा वैल्यू जो है ना हमेशा लेस देन 0 होगी। बीटा वैल्यू वो हमेशा लेस देन 0 होगी। तो हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबसे कम कहां पर होगा अकॉर्डिंग टू नेफ्लेजेटिक सीरीज? कहां पर होगा भाई? CN वाले में। इस वाले में जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है सबसे कम होगा देन दिस। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक, अगर फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन अटैच होगा मेटल कॉम्प्लेक्स में तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाई होगा देन दिस। यहां पर पाई एक्सेप्टर, इसके पास पाई एक्सेप्टर क्या होता है और वो ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये पूरा अपना पाई एक्सेप्टर ऑर्बिटल हमारे मेटल को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण कंप्लीट ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग होके हमारा कंप्लीट एक ऑर्बिटल बनता है, स्पेस बन जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है ना मेरा, वो नेक्स्ट टॉपिक है भाई तनेबो-सुगैनो डायग्राम के बारे में कुछ एक चीजें बतानी है, वो लिख लीजिएगा आप। तनेबो-सुगैनो डायग्राम देखिए, मैं डायग्राम जो है ये बनवाऊंगा नहीं मैं। तनेबो-सुगैनो डायग्राम कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। जो तनेबो-सुगैनो डायग्राम है, तनेबो-सुगैनो डायग्राम भाई देखिए, अगर आपके सब्जेक्टिव मार्क्स पेपर हैं, सब्जेक्टिव जो MSc वाले हैं, MSc के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, जिनके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, उनके आ सकते हैं क्वेश्चन तनेबो-सुगैनो से पूछ ले यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव पेपर में, सब्जेक्टिव जो एग्जाम होते हैं। लेकिन भाई नेट में, CSI नेट में अभी तक तनेबो-सुगैनो से कोई क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है भाई D5 को कौन एक्सप्लेन करता है, तो तनेबो-सुगैनो डायग्राम करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए आप तनेबो-सुगैनो डायग्राम। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा तनेबो-सुगैनो डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या होगा भाई? तनेबो-सुगैनो डायग्राम होगा। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक होगा वो क्या होगा भाई? तनेबो-सुगैनो डायग्राम। अब ये तनेबो-सुगैनो डायग्राम से हम क्या क्या चीजें देखते हैं, यहाँ पर भाई ग्राफ जो आता है वो किसके किसके बीच में आता है, ये किन चीजों को एक्सप्लेन करता है, ये चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सुनिएगा, सबसे पहली चीज लिखिएगा, जब हमारा डायग्राम नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर हर एक मतलब कंपाउंड के लिए, D5 के लिए डायग्राम बना के दिखाएं, ऐसा नहीं बताऊँ मैं आपको। ये चीज बता दूंगा यहाँ पर कि तनेबो-सुगैनो डायग्राम किस प्रकार बनाया जाता है, मतलब कि ये ग्राफ किस प्रकार बनता है, ये चीज बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। सबसे पहले क्या है, तनेबो-सुगैनो जो डायग्राम है वो हमें जब हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों की ही डिटेल प्रोवाइड करता है, दोनों के बारे में ही बताता है। जब हमारा कंपाउंड हाई स्पिन टू लो स्पिन, जब हमारा कंपाउंड हाई स्पिन से लो स्पिन में जाता है ना, तो उस टाइम जो ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन की डिटेल हमें तनेबो-सुगैनो डायग्राम देता है। याद रखिएगा ये बात, जब हमारा ट्रांजिशन होता है, मतलब कि जब हाई स्पिन से हमारा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन की ओर जाता है, तो उस टाइम जो ट्रांजिशन होता है ना, अब देखिए, आप खुद देखिए, ये कंपाउंड अगर हाई स्पिन है, ये हाई स्पिन है भाई। अब ये हाई स्पिन से अगर मैं इसको लो स्पिन करूंगा तो ट्रांजिशन नहीं हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को हमने यहां पर भेजा है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां है ना, तो वो क्या हुआ? ट्रांजिशन ही तो हुआ है। वो एक प्रकार से ट्रांजिशन ही तो आता है, वो एक प्रकार से ट्रांजिशन हुआ है ना। तो इस ट्रांजिशन को हमारा जो तनेबो-सुगैनो डायग्राम होता है वो एक्सप्लेन कर देता है। इस चीज को तनेबो-सुगैनो डायग्राम एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, ओके। तो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, जो हमारे तनेबो-सुगैनो डायग्राम है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की भी डिटेल देता है। तनेबो-सुगैनो डायग्राम इज प्रोवाइडिंग ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डिटेल। ठीक है, तनेबो-सुगैनो डायग्राम से हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की डिटेल मिल जाती है। ओके, तो ये दोनों के बारे में, हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों के लिए ये डायग्राम जो हमारा तनेबो-सुगैनो डायग्राम है वो फेवरेबल। ठीक है, दोनों की डिटेल ये देता है। ओके, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद जो पॉइंट आएगा वो लिखिएगा
यह जो डायग्राम है किससे किसके बीच में, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो हमेशा बनता है वो दो चीजों के बीच में बनता है ना, वर्सेस, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में बनता है भाई, देखिएगा ये ग्राफ, देखिएगा आप ध्यान से, ये देखिएगा E डिवाइडेड बाई बी कॉम्प्लेक्स, मतलब बी डैश मतलब कि मेटल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा डिवाइडेड बाई बी डैश। तो ये ग्राफ जो है ना, जो हमारा ये तनेबो सुगैनो जो ग्राफ है, इसका ग्राफ ये जो किस किस के बीच में बनता है भाई, E डिवाइडेड बाई मेटल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा डिवाइडेड बाई मेटल कॉम्प्लेक्स, इन दोनों के बीच में ये ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। E डिवाइडेड बाई बी डैश, बी डैश मतलब क्या होता है, मेटल का कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्स, E मतलब एनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, ओके। डेल्टा हीट, मेटल कॉम्प्लेक्स, बी डैश मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो ग्राफ बनाना है तनेबो सुगैनो डायग्राम, तनेबो सुगैनो जो ग्राफ बनाना है वो किसके किसके बीच में, E अपॉन जो हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल, उस वर्टिकल लाइन पे तो क्या होगा भाई, E डिवाइडेड बाई बी डैश, और जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी उसमें होगा डेल्टा डिवाइडेड बाई बी डैश। दोबारा बोल रहा हूं, जो ग्राफ बनेगा तनेबो सुगैनो डायग्राम वो किन किन के वर्सेस बनेगा, E डिवाइडेड बाई बी डैश एंड डेल्टा डिवाइडेड बाई बी डैश, इन दोनों के बीच में बनेगा हमारा क्या, हमारा ग्राफ, इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ फॉर्म होगा, ओके। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा हमारा, वो थर्ड पॉइंट क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट जो होगा हमारा, वो थर्ड पॉइंट क्या होगा, लिखिएगा थर्ड पॉइंट, जो तनेबो सुगैनो डायग्राम का जो थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा, लिखिएगा ध्यान से। जो हमारा तनेबो सुगैनो डायग्राम में जो ग्राउंड स्टेट होगा ना, ग्राउंड स्टेट, वो जो जीरो एनर्जी लेवल वाली जो ग्राउंड स्टेट, हम किसको लेंगे, जो जीरो एनर्जी लेवल वाली लाइन होती है उसको, मतलब कि जो हमारे ग्राफ की जो लाइन होगी, जो हमारे ग्राफ की लाइन होगी उसको ही हम ग्राउंड स्टेट लेंगे। लिख लीजिएगा ध्यान से इस चीज को, इस लाइन को ध्यान से लिख लीजिएगा, क्या बोल रहा हूं मैं, इस लाइन को ध्यान से लिख लीजिएगा थर्ड पॉइंट को, कि जो हम ग्राउंड स्टेट कौन सी लाइन को मानेंगे, ग्राउंड स्टेट भी तो होता है इस ग्राफ में, हम जो हमारे ग्राफ की जीरो एनर्जी लेवल, जीरो एनर्जी, जहां पर एनर्जी जीरो होती है, उस लाइन को हम क्या मानेंगे, उस लाइन को हम मानेंगे क्या, ग्राउंड स्टेट। थर्ड पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्राउंड स्टेट को हम यहां पर ग्राउंड स्टेट किसको मानते हैं, ग्राउंड स्टेट, लिख लीजिएगा ध्यान से, हम यहां पर ग्राउंड स्टेट किसको मानते हैं भाई, ठीक है। ये क्या है, ये क्या ग्राफ, ये एनर्जी डिवाइडेड बाय बी डैश मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स, डेल्टा डिवाइडेड बाय बी डैश। तो यहां पर हम ग्राउंड स्टेट किसको मानते हैं, ये जो लाइन है, ये लाइन यहां पर क्या है, एनर्जी जीरो है, इस लाइन पर क्या भाई, एनर्जी जीरो है, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या मानते हैं, ग्राउंड स्टेट, इसी लाइन को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो जो भी लाइन आएगी मतलब ये हमारी ग्राउंड स्टेट होगी, और जितनी भी लाइन आएगी वो हमारी होगी एक्साइटेड स्टेट, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड, थर्ड, इस टाइप से लाइन, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को आप, हमारे जो तनेबो सुगैनो डायग्राम और ओरेकल डायग्राम में डिफरेंस है। ओरेकल डायग्राम में तो भाई ग्राउंड स्टेट और जो हमारे एक्साइटेड स्टेट होती हैं उनको वो अलग होती हैं, इस लाइन से वो अलग होती हैं, लेकिन हमारी जो तनेबो सुगैनो डायग्राम है, उस जो ग्राउंड स्टेट जो होती है वो जीरो एनर्जी लेवल पे होती है, इसीलिए हम ये जो लाइन होती है ग्राफ की, इसी ग्राफ लाइन को ही मान लेते हैं ग्राउंड स्टेट। जो हमारे तनेबो सुगैनो डायग्राम होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर जो हमारी ग्राउंड स्टेट होती है वो, उसका जो एनर्जी लेवल होता है ग्राउंड स्टेट का वो जीरो होता है, एनर्जी लेवल जो होता है ग्राउंड स्टेट का वो जीरो एनर्जी लेवल पे होता है, इसीलिए याद रखिएगा उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो ग्राउंड स्टेट पे वो जीरो होता है, क्या, एनर्जी लेवल जीरो होता है ग्राउंड स्टेट पर, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जो हमारी ग्राउंड स्टेट की जो लाइन होती है उसको इस ग्राफ की लाइन ही मान देते हैं, जो ग्राफ के नीचे वाली लाइन होती है उसको हम ग्राउंड स्टेट मान देते हैं। तनेबो सुगैनो डायग्राम में जो ग्राफ की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसका एनर्जी लेवल जीरो होता है, इसीलिए जो ग्राफ के नीचे वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, इसको ही हम ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं, और इसके कंपेयर में हम एक्साइटेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ये था भाई, ठीक है, ओके। तो अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं यहां पर, बताइएगा मेरे को, एक चीज पूछता हूं, बताइएगा मेरे को,
बताइएगा ध्यान से, यहां पर एनर्जी गैप हाई है, हाई एनर्जी गैप, यहां पर एनर्जी गैप क्या है भाई, लो है। देखिएगा डेल्टा मतलब गैप है ना, सीएफएससी गैप, डेल्टा का मतलब तो समझ गए हो गया आप, सीएफएससी गैप एनर्जी, ये है एनर्जी, ठीक है, ये गैप सीएफएससी गैप, ये इस साइड जाएंगे तो गैप बढ़ रहा है, ये एनर्जी है, ऊपर जा रहे हैं मतलब कि ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इस साइड जा रहे हैं तो मतलब ये गैप बता रहा है सीएफएससी गैप कितना होगा, सीएफएससी डेल्टा मतलब सीएफएससी गैप भाई, याद रखिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ये है एनर्जी, ठीक है, ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज होगी, इस साइड जाएंगे गैप का पता लगेगा, गैप का, एनर्जी गैप का, ठीक है। तो देखिए आप सभी को एक चीज पता है, ये जो एनर्जी गैप है ये हाई स्पिन के लिए होगा, लो स्पिन के लिए, बताइए जल्दी बताइए। लो स्पिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स होता है तो एनर्जी गैप ज्यादा होता है कम होता है, उस टाइम सीएफएससी ज्यादा होती है पेयरिंग एनर्जी से, मतलब कि ये जो है किसके लिए है, लो स्पिन के लिए एनर्जी गैप, ये जो गैप है ये हाई स्पिन के लिए, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, हाई स्पिन के लिए जो ये गैप होगा ये कम होगा भाई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को आप, जो ये एनर्जी गैप है ये स्मॉल छोटा एनर्जी गैप है, ये लार्ज ज्यादा बड़ा एनर्जी गैप है, और जो ज्यादा एनर्जी गैप होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में होता है, और जो कम एनर्जी गैप होता है वो किस में होता है भाई, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में होता है। तो याद रखिएगा ये, तो जो हम एनर्जी गैप मेजर करेंगे वो एनर्जी गैप कहां से, जो हमारा ग्राउंड स्टेट जीरो एनर्जी लेवल है वहां से लेके जो हमारा एक्साइटेशन स्टेट होगा उस तक, जो भी हमारा डबल एक्साइटेशन स्टेट, अगर मान लीजिए ये एक्साइटेशन स्टेट है तो यहां तक एनर्जी गैप, ठीक है, इसका भी दोनों का एक्साइटेशन स्टेट चेक करेंगे, दोनों के लिए, फर्स्ट के भी सेकंड के लिए भी, ठीक है। तो ये किसके लिए भाई, यहां पर एनर्जी गैप कम है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, यहां पर ज्यादा ही है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए, ओके, ठीक है भाई, ठीक है ना, ओके। और एक चीज और बता सकते हो आप, एक चीज और बता सकते हो, जैसे कि मान लीजिए तनेबो-सुगानो डायग्राम में हम D5 की बात कर रहे हैं ना, D5 की, तो आपको एक चीज पता है भाई, डी ऑर्बिटल, अब हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में कौन सा होगा, तो मान लीजिए मैंने डी ऑर्बिटल की बात की, डी ऑर्बिटल में मैंने बात किया D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है, स्प्लिटिंग कैसे होती है जल्दी बताइए, स्प्लिटिंग कैसे होती है भाई, T2G ओरिजिन है, तो हम इसको बोलेंगे T2G स्टेट, इसको बोलेंगे हम EG स्टेट, T2G और EG, तो यहां पर ट्रांजिशन कहां से कहा, T2G से EG में ट्रांजिशन हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो तनेबो-सुगानो डायग्राम में हमने क्या करा, हमने स्टेट के नाम भी बताया आपको, यहां पर स्टेट के नाम T2G और EG, T2G से EG में ट्रांजिशन हो रहा है यहां पर, ठीक है। तनेबो-सुगानो डायग्राम बनवाया मैंने आपको, तनेबो-सुगानो डायग्राम कैसा होता है भाई, वहां पर जो एक साइड मतलब ग्राफ जो बनता है किसके किसके बीच बनता है ये भी बता दिया, ठीक है। और जो एनर्जी लेवल होता है ग्राउंड स्टेट का वो जीरो होता है, ठीक है, ये भी बता दिया। तो ग्राउंड स्टेट हम जो ग्राफ के नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको ही मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्टेट्स भी बता दी, स्प्लिटिंग ऑर्बिटल्स, जैसे डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G और EG ना, तो नीचे वाली जो लाइन होगी वो ग्राउंड स्टेट T2G स्टेट होगी, जो ग्राउंड, ठीक है, ऊपर वाली वो एक्साइटेड स्टेट होगी। और टेट्राहेड्रल के लिए बात करूं तो ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल के लिए होगा ये E और ये होगा T2। टेट्राहेड्रल के लिए बात करूं, अगर मैं किसी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो नीचे वाली जो ग्राउंड स्टेट होगी वो E, ऊपर वाली जो होगी T2, ठीक है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए नीचे वाली जो स्टेट होगी वो E, ऊपर वाली जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो T2, ओके। तो चलिए ये चीज मैंने आपको डिफाइन कर दिया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट बताते हैं आपको, और कुछ भी और चीजें बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, देखिएगा आप ध्यान से, ठीक है। अब देखिएगा आप, अब जो हमारा पॉइंट है फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ ये है, ये सभी D5, अब जो हमारे D5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, D5 कॉम्प्लेक्स, उन सभी को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को भी ये डिफाइन कर देता है। वो सेम मल्टीप्लिसिटी के होने पर भी, मतलब सेम मल्टीप्लिसिटी ना होने पर भी वो कलर किस प्रकार देते हैं, इस चीज को तनेबो-सुगानो डायग्राम डिफाइन कर देता है। क्या भाई, D5 कॉम्प्लेक्स सेम मल्टीप्लिसिटी ना होने पर, मल्टीप्लिसिटी क्या थी यहां पर, मल्टीप्लिसिटी क्या थी भाई, यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी थी वो क्या थी, याद है ना आपको, यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी थी क्या थी भाई, एक मिनट रुकिएगा, यहां पर जो मल्टीप्लिसिटी थी वो क्या थी भाई, यहां पर मल्टीप्लिसिटी थी 6s से किस में जा रहा था, 4p में, और इसको बोल सकते हैं हम 6a1g से ऑक्टाहेड्रल के लिए किस में भाई, 4t1g, या फिर 6a1 से 4t1,
इस प्रकार ये ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो यहां पर मल्टीप्लिसिटी सेम ना होने पर भी ये क्या दे रहा है, कलर दे रहा था। नॉट सेम मल्टीप्लिसिटी देन गिव कलर, गिव कलर, गिव कलर। बट हाउ, ये चीज हमें तनेबो-सुगानो डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया। इस चीज को हमने तनेबो-सुगानो डायग्राम से समझा, अंडरस्टैंड किया। ठीक है, इस चीज को हमने तनेबो-सुगानो जो डायग्राम था हमारा उस चीज से समझा। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा जो जो बोल रहा हूं, ये पॉइंट लिख लेना, नोट डाउन कर लेना इन पॉइंट को। ठीक है, तनेबो-सुगानो डायग्राम में इसको एक्सप्लेन किया, जैसे कि हमारे जितने भी क्या बने भाई, हमारे जितने भी यहाँ पर ट्रांजिशन हुए तनेबो-सुगानो डायग्राम में सभी को एक्सप्लेन किया D5 में। ठीक है, E डिवाइडेड बाय B डैश डेल्टा डिवाइडेड बाय B डैश। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रांजिशन, ठीक है, ये D5 सिस्टम के लिए इस प्रकार का एक तनेबो-सुगानो डायग्राम जनरेट हुआ। ठीक है, D5 सिस्टम के लिए यहां पर एक इस टाइप का तनेबो-सुगानो डायग्राम बना और उसने बताया कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम ना होने पर भी हमारा जो कंपाउंड था वो कलर दे रहा था। क्यों दे रहा था, तनेबो-सुगानो डायग्राम ने एक्सप्लेन कर दिया। तो उसने बताया कि ऑल D5 सिस्टम गिव ए कलर, हाउ दीज आर डिफाइनिंग बाय द तनेबो-सुगानो डायग्राम। ऑल D5 सिस्टम, सभी के सभी जितने भी D5 सिस्टम होंगे वो कलर देंगे। वो क्या देंगे, कलर, जैसे कि Mn H2O6 2 पॉजिटिव, ठीक है, आयरन H2O6 3 पॉजिटिव, ठीक है, उसके बाद Mn Br3 नेगेटिव। ये सभी D5 सिस्टम है। इन्होंने क्या किया, इसमें क्या देखा, सभी D5 सिस्टम कलर दे रहे हैं, अपना कलर शो कर रहे हैं। क्यों, ये चीज तनेबो-सुगानो डायग्राम ने एक्सप्लेन की। तो मैं आपको तनेबो-सुगानो डायग्राम के बारे में कुछ एक चीजें मैंने बता दी। अब अगर सब्जेक्टिव पेपर में आपके आता है ना एग्जाम में, MSc मतलब फर्स्ट ईयर में जो होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उनके आता है ये तनेबो-सुगानो डायग्राम, तो वो डायग्राम कर लेना भाई। मैंने इसके बारे में कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी, जो एग्जाम में आएंगी ना वो चीजें मैंने आपको बता दी। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, तनेबो-सुगानो डायग्राम किस किस के वर्सेस बनता है, तो आप बता देना। ठीक है, क्या पूछता है, तनेबो-सुगानो डायग्राम किस चीज की, मतलब कि क्या होता है, ओरेगल डायग्राम में क्या लिमिटेशन होती है जिनको तनेबो-सुगानो डायग्राम एक्सप्लेन करता है। एक तो क्या होता है, तनेबो-सुगानो डायग्राम हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों को एक्सप्लेन करता है। जो हाई स्पिन से लो स्पिन जाने पर जो ट्रांजिशन होता है उसको, उसकी डिटेल हमें तनेबो-सुगानो डायग्राम से मिलती है। ठीक है, एक्सप्लेन करता है तनेबो-सुगानो डायग्राम उसको। और दूसरा क्या होता है भाई, बताइए। दूसरी होती है भाई D5 सिस्टम किस प्रकार कलर देता है, सेम मल्टीप्लिसिटी ना होने पर, सेम मल्टीप्लिसिटी का ट्रांजिशन ना होने पर भी D5 कैसे कलर देता है। दोनों के दोनों रूल, लैपोर्टे रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल दोनों फॉरबिडन है, फिर भी कलर क्यों दे रहा है, तनेबो-सुगानो डायग्राम में एक्सप्लेन करता है। ओके, तो चलिए ये चीज हो गई हमारी। ठीक है भाई, ओके, इतना हो गया। एक मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है भाई, हो गया भाई। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, मैग्नेटिज्म। जल्दी लिख लीजिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिज्म। जल्दी लिखिएगा, क्या है भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिज्म। लिख लीजिएगा, मैग्नेटिज्म। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो करने वाले मैग्नेटिज्म। क्या भाई, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक क्या, मैग्नेटिज्म टॉपिक को हम, मैग्नेटिज्म भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिख लीजिएगा ध्यान से। थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है ना बाहर से, उसकी आवाज़ आ रही है, तो मैं थोड़ा सा, मेरा माइंड डाइवर्ट उस साइड हो जाता है, तो ऐसे मत सोचना, ठीक है, कि कहाँ क्या सोचने लग गए। ठीक है, तो देखिएगा, अब देखिएगा मैग्नेटिज्म करते हैं अब हम। भाई ये मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अब मैग्नेटिज्म को हम पहले बोल देता हूं आपको, मैग्नेट
मैग्नेटिज्म को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नोट डाउन कर लेना, सभी एमएससी के स्टूडेंट भी और सभी गेट के, सभी टीफर के और सभी सीएसआई नेट जेआरएफ के, यहां पर नोट डाउन कर लेना। जो मैग्नेटिज्म है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं भाई, बाद में ये मत बोलना बताया नहीं सर ने। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिज्म, ठीक है। यहां पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता है ना, वो इसी टॉपिक से आता है। मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट कीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे देगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, ठीक है। वो चीज यहां से ही आती है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है भाई, देखिएगा यहां पर हमारे पास टू टाइप के मैग्नेटिज्म है ना, टू टाइप का फॉर्म होता है, दो तरीके से मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। एक होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। एक कैसा होता है भाई, डायामैग्नेटिक। एक कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। ध्यान दीजिएगा, एक होता है भाई पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसकी ओर, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस प्रकार जनरेट होता है, जो पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म है वो किस प्रकार जनरेट होगा, तो लिख लीजिए। वो जो मैग्नेटिज्म है कब फाउंड होगा भाई, जब हमारे कॉम्प्लेक्स में, जब हमारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। व्हेन orbital contain a unpaired number of electron, when orbital contain a unpaired number of electron, जो हमारे ऑर्बिटल है क्या कंटेन करके रखें, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर कंटेन करके रखेंगे तो वहां पर पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। वहां पर क्या होगा भी, पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और ये जो पैरामैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिज्म होता है वो किस चीज के कारण जनरेट होता है, बता देता हूं आपको, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के कारण। लिख लीजिए, किस चीज से भाई, ऑर्बिटल और किससे, इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो है ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के कारण जो हमारा पैरामैग्नेटिक फील्ड है, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म है, वो जनरेट होता है किस चीज से, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन से। क्या, पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये लिख लीजिएगा, when orbital contain a all paired electron, जब हमारा ऑर्बिटल सभी, और जैसे कि इसमें क्या होगा, इसमें ये कंडीशन जनरेट होगी 1 2 3 इस टाइप से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस टाइप से। और यहां पर क्या होगा, व्हेन ऑर्बिटल कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल लिखने की जरूरत नहीं है, कंटेन ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन जनरेटेड डायामैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस टाइप से बता देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सभी जितने भी ऑर्बिटल है ना उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बेशक से इस प्रकार भी होता है ना, इस प्रकार सभी ना होके अगर इस प्रकार भी होता तो ये भी डायमैग्नेटिक होता है। मैंने तो सभी ऑर्बिटल में ही शो कर दिया, ठीक है। तो सभी ऑर्बिटल जो कंटेन करके रखे ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही कंटेन करके रखे, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ना कंटेन करके रखे, उस टाइम क्या जनरेट होता है भाई, उस टाइम जनरेट होता है डायमैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, ठीक है। और इसके जनरेट होने का एक और कारण होता है क्या, जो यहाँ पर इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वो क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, जिसके कारण डायमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कैसे भाई, यहां पर क्या करता है, बी इंड्यूस्ड क्या करता है भाई, अपोज, बी इंड्यूस्ड अपोज्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल, जिसको हम बी नोट लिखते हैं, बी नोट। यहां पर क्या होता है, लिख लीजिएगा, जो हमारा बी इंड्यूस्ड है वो अपोज करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। देखिएगा, ये है भाई बी इंड्यूस्ड, ये जनरेट हो रहा है बी इंड्यूस्ड, ऊपर से आ रहा है, ये हमारा बी नोट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां से जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपस में अपोज्ड करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, जो जिसका क्या होगा भाई, जो कैसा होगा, इस प्रकार होगा, 1 2 इस प्रकार, ठीक है। आपस में अपोज करके इस टाइप की फील्ड जनरेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कैसी फील्ड, लिख लीजिए ऐसे। देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, ये डबल एरो लगा रहे हैं ना, सिंगल लगा दीजिए,
क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिंगल एरो होता है। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, बी इंड्यूस्ड ऊपर से आ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम नीचे से अप्लाई कर रहे हैं। तो जो बी इंड्यूस्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है और एक फॉर्मेशन, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। वो कौन सा था, इस टाइप का, अपोज करने के बाद। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म या फिर डायामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखिएगा, पैरामैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है जब हमारे ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वहां पर इस टाइप से, ठीक है, वैसे से इस टाइप से हो या ऐसे हो, बस वहां पर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्बिटल में। ठीक है, और वो किसके कारण होता है, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन के कारण, दो चीजों से वो जनरेट होता है पैरामैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायमैग्नेटिक फील्ड या डायमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म जो जनरेट होता है वो किस प्रकार होता है, हमारे ऑर्बिटल जब सभी मतलब ऑर्बिटल में ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड एक भी ना हो, उस टाइम में डायमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और किस कारण होता है, जब हमारा बी इंड्यूस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जब हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वो अपोज करता है। बी इंड्यूस्ड मींस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट मींस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हमारा बी इंड्यूस्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है उस टाइम पे हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम डायामैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक फील्ड, डायामैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा है मैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक दो टाइप के मैग्नेटिज्म होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भाई, टू टाइप के यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ठीक है, और आगे देखिएगा, ठीक है, अब आगे देखिएगा भाई किस प्रकार जनरेट होता है पैरामैग्नेटिक में, हम बता भी देते हैं आपको। देखिए मैंने आपको ये करवा दिया है ना, देखिए आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, क्या, डायमैग्नेटिक। अब जो डायमैग्नेटिक किसके कारण जनरेट होता है, बी इंड्यूस्ड अपोज करता है बी नोट को, मतलब इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। पैरामैग्नेटिक और समझ लीजिए, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक फील्ड किस किस से जनरेट होता है भाई, आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल से। तो क्या होता है मैं बताता हूं आपको, जब हमारी कोई भी चार्ज स्पीसीज मूव करती है ना, मूव करती है, उस टाइम पे दो चीजें जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये क्या है, चार्ज ही तो है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा हमारा एक सर्कल में, जब मूव करेगा ये सर्कल में इस प्रकार मूव ही तो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे एक प्रकार से जो मेटल होंगे, ऑर्बिटल होंगे, वहां पे मूव करेगा ये। जैसे कि हमारा ये मेटल है, ये ऑर्बिटल है, यहां पर क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में क्या करेगा, मूव करेगा, एक बार यहां पर एक बार यहां पर। ठीक है, क्या करेगा, ये ऑर्बिटल है, ये क्या करता है, ये ऑर्बिटल में मूव करता है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, ऑर्बिटल के अंदर भी मूव करता है, इस ऑर्बिटल के भी अंदर मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो मूव करता ही है। जैसे कि कहां पर, जैसे कि एस ऑर्बिटल में। अब मान लीजिए एस ऑर्बिटल है ये मेरा, ये एस ऑर्बिटल है मेरा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा इस प्रकार, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो ये मूव करता है ना उस टाइम, जिस टाइम ये मूव करता है, उस टाइम क्या होता है भाई, ध्यान से देखिएगा जो बताऊंगा मैं अभी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पर क्या जनरेट होता है भाई, यहां पर क्या जनरेट होता है, यहां पर जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां पर इस प्रकार जब ये मूव करेगा, इस प्रकार जब ये मूव करेगा तो देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा ना इस प्रकार, तो यहां पर भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा, जनरेट होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज स्पीसीज, एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर क्या होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो मैंने इस साइड एरो लगाई ना, सभी एरो एक ही साइड लगाओ क्योंकि मैं पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा सभी एरो को इसी साइड लगाओ, एक ही साइड मूव करने चाहिए सभी एरो, ठीक है, एक ही साइड इलेक्ट्रॉन मूव करने चाहिए। अगर मैं अपोज कर रहा हूं ना तो वो डायमैग्नेटिक नेचर होगा, ध्यान रखिएगा ये बात, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इस साइन को इस प्रकार कर रहा हूं, एक मैं इस साइड और एक मैं इस साइड, तो यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, देख लीजिए बेशक से यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे को अपोज करेंगे जिससे क्या होगा, डायमैग्नेटिक नेचर फॉर्म होगा, ना कि पैरामैग्नेटिक फॉर्म। याद रखिएगा इस चीज को। मैंने जो दो लाइन बनाई है उनमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट दिखाया वो कैसे दिखाया है, सभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिंगल साइड दिखाया, क्योंकि मैं पैरामैग्नेटिक नेचर की बात कर रहा हूं ना कि डायमैग्नेटिक नेचर के, ठीक है। तो यहां पर ये सिंगल साइड मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण वो कौन सा हो रहा है, पैरामैग्नेटिक फील्ड। यहां पर जो इन इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्बिटल से देखिए, ऑर्बिटल से और देखिए, यहां पर जब ऑर्बिटल मूव करते हैं ना तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये जब हमारा ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल जब ये मूव करता है इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जब ये मूव करता है तो वहां पर भी क्या होता है भाई, यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी क्या जनरेट होता है, जब ये मूव करेगा ना, ये ऑर्बिटल मूव करेगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या बनेगा भाई, ये ऑर्बिटल मूव करेगा, ठीक है, ये ऑर्बिटल मूव करेगा, और जब ये मूव करता है तो उस टाइम क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक फील्ड थ्रू ऑर्बिटल्स, पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट थ्रू ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जैसे पी ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ओके। पी ऑर्बिटल के मूवमेंट करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, डी ऑर्बिटल के मूव करने से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो इन ऑर्बिटल के जो मूवमेंट करने से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो पैरामैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से भी मैंने बता दिया और ऑर्बिटल से भी बता दिया, इनसे पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ओके, ठीक है भाई। बस टाइम हो गया भाई, 32 मिनट हो गया, टाइम हो चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो पैरामैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो किससे होता है, ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन से, इनके मूवमेंट करने से, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो डायमैग्नेटिक होता है वो किससे होता है, बी इंटरनल, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है जिससे डायमैग्नेटिक नेचर जनरेट होता है, डायमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलते हैं। और भाई मैग्नेटिक फील्ड हम डायरेक्ट कैलकुलेट क्यों नहीं कर सकते, मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्ट नहीं मेजर कर सकते, हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फैक्टर हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस टाइप से, ठीक है। तो उनको अप्लाई करके हम मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, डायरेक्ट नहीं कर सकते मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व, ठीक है। चलिए ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी, ओके बाय।